आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। अपना दल कमेरावादी से विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ स्थित दारुसफा विधायक निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपना दल कमेरावादी पार्टी विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष CL पटेल, प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश समेत कई नेता उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक पल्लवी पटेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पल्लवी पटेल ने कहा कि बेंगलुरु में जो इंडिया गठबंधन बना है, तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की है। 26 पार्टी हर मुद्दे पर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं हुआ है, अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता एक हैं। 26 पार्टियां मिलकर देश की प्रमुख मुद्दे पर एक स्वर में बात करेंगे। पल्लवी पटेल ने कहा कि हम प्रदेश में जाति जनगणना, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर एक आवाज में बोलेंगे। सीट के बंटवारे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी चर्चा करना सही नहीं, सभी दल एक साथ मिलकर आगे इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में हम और सपा एक साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारे गठबंधन का नाम ही हमने इंडिया रखा है। इंडिया नाम इस देश की जनता का चढ़ गया है, इसका मतलब हम एक हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल से PM ने बस मन की बात की, जनता के मन की बात नहीं सुनी। 5 किलो राशन पर बस राजनीति आती है। विगत 2 दिनों में बेंगलुरु में जो 26 विपक्षी पार्टियों का एक बैठक हुई और जिसमें इंडिया के नाम से गठबंधन का नया नाम घोषित हुआ है, क्योंकि ये समावेशी गठबंधन है, जो कि इसका नाम खुद ही अपने आप में बताता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले हर एक व्यक्ति के सहूलियत और उसके उद्धार और उसके आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पर वहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता के विषय और मुद्दे रखने का काम किया है। और ये उद्देश्य लेकर के ये गठबंधन आगे बढ़ेगा कि 26 पार्टियां हर मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जातिवार जनगणना हो, चाहे रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेतृत्व कौन करेगा इस गठबंधन का, इस बारे में बात सुनिश्चित नहीं है, लेकिन लगातार मीटिंग्स होती रहेंगी और आगे की मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, जिसमें आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी उस पे दिशा निर्देश हमको मिलेंगे। अपना दल इस बैठक में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शिरकत किया है, जहां पर अपना दल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी ने इस बैठक में शिरकत की है। हमारा ये प्रयास रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ का किसान, यहाँ का कमेरा, यहाँ का जो मजदूर रहा है, उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को वहाँ रखें। और हमारा जो प्रयास था कि इस गठबंधन में उनका समावेश कराया जाए, उस एक ऐसे एजेंडे पर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई है और जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैम, अभी सीटों को लेकर जो है वो कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जिस गठबंधन के साथ है वो मुख्य विपक्षी दल है और ये माना जा रहा है कि अभी सरपुटावल जो होने वाली है वो सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा तो प्रश्न पहले यही उठाया गया था कि विपक्ष के रूप में ये तमाम पार्टियां कभी इकट्ठी ही नहीं हो, लेकिन महज 2 मीटिंग्स में ही, महज 30 दिन के अंतराल में ही हमने 26 महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियों को एक सदन में एक मंच बैठाने का काम कर दिया है। और रही बात सीटों की, जिस सरपुटौल की बात की जा रही है, जिस प्रकार से एक ही मीटिंग में इस गठबंधन को एक बड़ा स्वरूप देते हुए इंडिया नाम के एक नाम से पहचान मिल गई है एक दिन के अंदर अंदर, हमारा ये मानना है और विश्वास है कि
ये सही वक्त नहीं होगा सीटों के बारे में चर्चा या सीटों की संख्या के बारे में चर्चा करना। वो तो सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। लेकिन जिस गंभीरता के साथ विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर के उस अलायंस में समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में अपना दल समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत मजबूत और बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा होगा। देखिए, आपने सही कहा कि जो 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, इसमें बहुत से क्षेत्रीय दल थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं। लेकिन हमारे गठबंधन का जो नाम ही बना है इंडिया, वो हमारी सोच को बता देता है कि हम अपने हितों को पीछे रखते हुए इंडिया, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। और हम वो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और जिन्होंने संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। तो क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से क्या अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ऐसा भी तय हुआ है कि यहाँ पे अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, यहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये तय हुआ है वहाँ पर? देखिए, अभी जो ये बैठक हुई है इसमें 26 दलों ने बैठ करके सबसे पहले अपने गठबंधन के नाम को निर्धारित किया है। और जैसा कि वहाँ घोषणा हो चुकी है कि आगामी बैठक हमारी महाराष्ट्र में होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर बात होगी कि कौन किस स्टेट में किस प्रकार से लीड करेगा, या हमारा एक ही समन्वय टीम होगी जो हर जगह लीड करेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी अभी बाकी है। मायावती जी पचा नहीं पा रही, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घेरा है, उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि जाति मफाद के लिए ये गठबंधन हो रहा है और जो जातियों के नेताओं को बुलाया गया है इस गठबंधन में, और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोषण जातियों का किया है, ये सारी बातें भी उन्होंने कही हैं। देखिए, जो गठबंधन 26 पार्टियों का हुआ है वो उन लोगों का हुआ है जो इस देश के दलित, पिछड़ा, जिनको छला गया है 9 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये गठबंधन हुआ है। और हम विश्वास रखते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें संविधान में जो वर्णित चीज़ें हैं वो चाहिए और उस बात की लड़ाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाज के लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, किसान, कमेरा, मजदूर को 5 किलो राशन के नाम पर ठगने का काम किया है। एक सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग एनडीए के साथ में हैं वो आपके साथ हैं। ऐसे में अगर हम असम की बात करें, वहाँ बदरुद्दीन अजमल है, वहाँ के अल्पसंख्यक में एक जो है भारी असम सेना है, दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये ना तो एनडीए के साथ है, फिर आपने इसको अपने साथ क्यों लिया? क्या असम में बदरुद्दीन अजमल की जरूरत नहीं है? देखिए, इस विपक्ष के इस खेमे में कौन कौन से लोग आए हैं, मेरा मानना है कि मेरे तरफ से ये कहना अनुचित होगा, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय पार्टियों का निर्णय होगा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें रहेगा। जैसे कि 16 से हमने 26 की तरफ वृद्धि की है, हो सकता है आगे की बैठकों में हमारी संख्या में और भी वृद्धि हो। ये महाराष्ट्र में जो अगली बैठक होगी तो क्या 26 है, इसको आंकड़े आप कैसे बढ़ेंगे? उसके बाद नेतृत्व कब तक तय हो पाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या कैसे सीटें बंटवारा कब तक कुछ फाइनल होगा कि ये दिसंबर तक चलेगा, या कह सकते हैं कि माना जाए कि समय कम है लोकसभा चुनाव? देखिए, जो 2 दिवसीय बैठक हुई है उसमें बहुत ही गंभीर चर्चाएं हुई हैं, बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, और निसंदेह इस विषय पर भी चर्चा हुई है कि कौन नेतृत्व करेगा, किस प्रकार की समन्वय बैठक होगी। लेकिन एक बात जो पूरी तरह सुनिश्चित हो गई वो ये है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, हर एक पार्टी को लेकर के ये तमाम बैठकें लगातार चलती रहेंगी, ताकि हम अपने हर एक स्टेप का आंकलन करते रहें। बैठकें जितनी भी पहले बीजेपी ने कहा है, मगर 80 की 80 सीटें हम खुद लेकर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 9 साल से उन्होंने सिर्फ मन की बात ही कही है, कभी जनता की मन की बात तो सुनी ही नहीं। और शायद इसीलिए तमाम उगालते उठाते हुए उन लोगों ने सिर्फ जिन लोगों की ज़िंदगियों में 5 किलो राशन को अहमियत दे दी है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि हम वो लोग हैं, हम वो विपक्षी लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम उसी को मानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। बीजेपी कह रही दूल्हा तैयार नहीं है और ये लोग बारात लेके चल दिए हैं, और प्रधानमंत्री के आगे कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो उनके आगे टिक पाए। जो 2 दिन के चर्चाएं हुई हैं उसमें सबसे पहले अहम था कि हम अपने गठबंधन को एक नाम दें जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़े, और जैसा ही ये नाम की घोषणा हुई, इंडिया नाम इस देश की जनता की ज़ुबान पे चढ़ गया है।
और रही बात अब नेतृत्व कौन करेगा, आगामी बैठक जो होगी उसमें नेतृत्व का चेहरा और नाम भी आपके सामने आएगा। 2022 में आप लोगों ने गठबंधन किया था, तमाम उसमें केशव देव मौर्य थे, ओम प्रकाश राजभर थे, ये सब स्लिप कर गए। यूपी में तो आप अपने साथियों को खोती जा रही हैं और बाहर जो है वो गठबंधन कर रही हैं, ये कैसे हो पाएगा यहाँ संभव? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक हमने 2022 में भी जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के गठबंधन बनाया था और स्वयं कोरोना काल में 2020 में मैंने भी 2200 किलोमीटर पदयात्रा की थी इसी मुद्दे को लेकर के, लोगों से बात की थी, उनकी जिंदगियों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको समझने का प्रयास किया था। और अब 2024 में पुनः जातिवार जनगणना के इस मुद्दे को लेकर के हम अपने बड़े भाई के रूप में जो नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव जी और नीतीश जी के सहयोग में, समर्थन में इस गठबंधन में गए हैं और लगातार इस गठबंधन को और यहाँ के लोगों को अपने साथ लेते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे। एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी दल वहाँ के किनारे से पीडीए निकला था, पीडीए को लगातार आप लोग कर रहे थे। अब महागठबंधन से जो है इंडिया निकला, तो क्या पीडीए खत्म हो जाएगा या पीडीए को जो है टेक ओवर इंडिया करेगा? देखिए, जो इस गठबंधन का नाम है उसमें जो आई स्टैंड करता है इंक्लूसिव, मतलब समावेशी गठबंधन। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर समाज के लिए समावेश, तो उसमें पीडीए अपने आप ही समाहित हो जाता है। क्योंकि हमारे साथी बढ़ गए हैं, उस इंडिया में ही हमने अपने पीडीए को भी समाहित किया। नहीं, पीडीए कभी भी यूपी तक समाहित नहीं था। मैंने कहा इस देश की जो पहचान है वो यहाँ के लोगों से, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।